दोस्तों, इस वीडियो में हम सबसे पहले आपको टॉपिक को डिटेल्स में डिस्कशन के माध्यम से समझाएंगे। हाँ, ताकि हर कॉन्सेप्ट बिल्कुल साफ हो जाए। और जब समझ आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? फिर हम MCQs की प्रैक्टिस मिलकर करेंगे, जिससे एग्जाम की तैयारी और मजबूत होगी। तो चलिए पहले सीखते हैं और फिर सवालों से खुद को परखते हैं। आज हम एक ही माँ की 3 बेटियों की कहानी पर बात करेंगे। तीनों का जन्म एक ही जगह होता है, कैलाश मानसरोवर के पास, लेकिन तीनों की तकदीर, उनका सफर, सब कुछ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। बहुत अलग। एक पश्चिम की ओर चली जाती है अरब सागर में, तो बाकी 2 पूरब का लंबा सफर तय करके बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। बिल्कुल, ये भूगोल से ज्यादा ना एक पारिवारिक महाकाव्य जैसा लगता है। सही कहा। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इन तीनों नदियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र की पूरी जन्म कुंडली की तरह हैं। तो हमारा मिशन है इस कहानी को समझना और ये जानना कि ये सिर्फ पानी की लकीरें क्यों नहीं है, बल्कि उत्तर भारत की धड़कनें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये कहानी शुरू होती है एक दिमाग घुमा देने वाले तथ्य से। स्रोत बताते हैं कि ये नदियां पूर्ववर्ती हैं, एंटीसीडेंट। पूर्ववर्ती, ये तो बड़ा भारी शब्द है। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, इसका मतलब है कि ये नदियां आज के हिमालय से भी पुरानी हैं। क्या? हिमालय से भी पुरानी? जी, इसे ऐसे सोचिए जैसे एक लकड़ी का तख्ता है और उस पर आप एक गर्म लोहे का तार रख दें। ठीक है। अब अगर आप उस तख्ते को धीरे धीरे नीचे से ऊपर उठाएं, तो क्या होगा? तार तो अपनी जगह पर रहेगा और वो लकड़ी को जलाकर काटकर अपना रास्ता बना लेगा। बिल्कुल, ये नदियां भी उसी गर्म तार की तरह थीं और हिमालय वो तख्ता था जो करोड़ों सालों में धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। इन नदियों ने उसे काटकर अपना रास्ता बना लिया। वाह, मतलब इन नदियों ने हिमालय को बनते हुए देखा है। ये तो कमाल की बात है ना? और स्रोतों में एक और शब्द है सदाबहार या पेरेनियल। इसका मतलब तो शायद यही है कि इनमें साल भर पानी रहता है। ठीक है, बिल्कुल। और इसकी वजह भी दोहरी है। एक तो गर्मियों में जब बाकी नदियां सूखने लगती हैं, तब हिमालय के ग्लेशियर पिघलकर इन्हें पानी देते। अच्छा। और फिर मॉनसून में बारिश का पानी, तो पानी कभी कम नहीं होता। और क्योंकि ये नदियां भूगर्भीय रूप से अभी युवा हैं, इनमें ताकत बहुत है। ताकत किस तरह की? ये पहाड़ों में गहरी वी आकार की घाटियां और विशाल गार्ज बनाती हैं। ये इनकी जबरदस्त शक्ति का सबूत है। तो चलिए इसी शक्ति को महसूस करते हुए सबसे पहली बेटी सिंधु नदी से मिलते हैं। इसका सफर कहाँ से शुरू होता है? इसका जन्म होता है तिब्बत में पवित्र मानसरोवर झील के पास। एक ग्लेशियर है बोखरचू जी। और ये कोई छोटी मोटी धारा नहीं है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2880 किलोमीटर है। और भारत में ही ये 1100 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करती है। हाँ बिल्कुल। और भारत में इसका प्रवेश, जैसा मैंने स्रोतों में पढ़ा, लद्दाख के दमचोक से होता है। जी, दमचोक से। और ये 2 बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं लद्दाख और जास्कर के बीच से बहती हैं। मतलब वो नजारा कैसा होता होगा? आप कल्पना कीजिए, एक तरफ ऊंचे बंजर लद्दाख के पहाड़, दूसरी तरफ बर्फीले जास्कर, और बीच से तेजी से बहती विशाल सिंधु। ठीक वही। ये दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे ठंडे रेगिस्तानों में से एक को जीवन देती है। और एक दिलचस्प बात, लेह शहर इसी नदी के दाहिने किनारे पर बसा हुआ है। अच्छा। भारत में अपना सफर पूरा करके ये पाकिस्तान के चिल्लास से निकलकर कराची के पास अरब सागर में मिल जाती है। लेकिन सिंधु अकेले तो नहीं बहती होगी। इसकी सहायक नदियों का जिक्र बहुत आता है, खासकर पंचनद। ये क्या है? पंचनद यानी 5 नदियों का समूह। ये सिंधु की बाईं ओर से आकर मिलने वाली 5 बड़ी नदियां हैं। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। अच्छा, तो पंजाब का नाम इन्हीं 5 नदियों से पड़ा है? जी बिल्कुल। और इनमें चिनाब, जिसे हिमाचल में चंद्रभागा भी कहते हैं, वो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और दाईं ओर से भी कुछ नदियां मिलती हैं? हाँ, दाईं ओर से शोक, गिलगित और हुंजा जैसी नदियां हैं। ये काराकोरम के ग्लेशियरों से ठंडा पानी लेकर आती हैं और सिंधु को और भी विशाल बना देती हैं। इतना सारा पानी जब 2 देशों से होकर गुजरता है तो इसके बंटवारे को लेकर जरूर कोई व्यवस्था होगी। स्रोतों में 1960 के सिंधु जल समझौते का जिक्र है। ये क्या है? ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जल बंटवारा समझौता है। इसके मुताबिक 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब का ज्यादातर पानी पाकिस्तान के हिस्से में गया।
भारत उनके कुल बहाव का सिर्फ 20% ही इस्तेमाल कर सकता है। सिर्फ 20%? जी। वहीं 3 पूर्वी नदियों रावी, व्यास और सतलुज का पूरा नियंत्रण भारत को मिला। ये समझौता आज भी इस क्षेत्र की राजनीति और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अहम है। तो ये संधि पानी को नियंत्रित करती है, लेकिन इन नदियों की अपनी अलग पहचान भी तो है। जैसे सतलुज के बारे में मैंने कुछ अजीब सुना कि वो किसी राक्षस ताल से निकलती है। ये क्या कहानी है? हाँ, नाम थोड़ा डरावना लगता है, लेकिन ये तिब्बत में मानसरोवर के पास ही एक झील है। अच्छा। कहते हैं कि रावण ने यहाँ तपस्या की थी, वहीं से सतलुज निकलती है और शिपकीला दर्रे से, जो एक बहुत ऊंचा पहाड़ी रास्ता है, भारत में दाखिल होती है। और इसी पर हमारा भाखड़ा नांगल बांध बना है। जी बिल्कुल। चलिए अब बात करते हैं दूसरी और शायद सबसे पवित्र बेटी गंगा की। जी, गंगा। इसका बनना किसी सीधी लाइन में नहीं है, मतलब एक तरह की पहेली जैसा है। और इसकी चाबी अलकनंदा नदी के पास है ना? बिल्कुल सही पकड़ा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि गंगा गंगोत्री से निकलती है, वहां से एक धारा निकलती तो है, लेकिन उसका नाम भागीरथी है। अच्छा। असली गंगा बनने का सफर अलकनंदा तय करती है, जिसमें एक एक करके 5 पवित्र नदियां मिलती हैं। हर संगम एक प्रयाग कहलाता है। ठीक है, तो ये पंचप्रयाग की यात्रा कहाँ से शुरू होती है? सबसे पहले ऊंचाई पर विष्णु प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है धौली गंगा। विष्णु प्रयाग। फिर थोड़ा आगे नंद प्रयाग में नंदाकिनी, इसके बाद कर्ण प्रयाग में पिंडर नदी आकर मिलती है। और चौथा संगम है रुद्रप्रयाग में, जहाँ केदारनाथ से आने वाली मंदाकिनी अलकनंदा में विलीन हो जाती है। और 5वां जो सबसे अहम है वो है देवप्रयाग। जी, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का महासंगम होता है। आप वहां जाएं तो दोनों धाराओं का मिलना साफ दिखाई देता है। मैंने तस्वीरें देखी हैं। और इसी संगम के बाद से ये संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। यहीं से गंगा को उसका असली नाम और स्वरूप मिलता है। और कुछ ही आगे हरिद्वार में गंगा पहली बार पहाड़ों को छोड़कर मैदानी इलाकों में उतरती है। बिल्कुल। और मैदानों में आते ही ये कितनी विशाल हो जाती है। भारत की सबसे लंबी नदी 2525 किलोमीटर। जी। लेकिन मैदानों में इसका साथ देने वाली भी तो कई नदियां हैं। स्रोतों में कोसी नदी का जिक्र है, जिसे बिहार का शोक कहते हैं। ऐसा क्यों? कोसी इसका एक बहुत अच्छा और दुखद उदाहरण है कि ये युवा हिमालयी नदियां कितनी शक्तिशाली और अप्रत्याशित हो सकती हैं। ये नदियां पहाड़ों से बहुत सारी गाद यानी सिल्ट अपने साथ लाती हैं। जी। यही गाद मैदानों को उपजाऊ बनाती है, लेकिन कोसी के मामले में यही गाद नदी का तल इतना भर देती है कि पानी को बहने की जगह नहीं मिलती। और उसे हर साल अपना रास्ता बदलना पड़ता है। ठीक, ये मतलब जो चीज वरदान है वही अभिशाप भी बन जाती है। बिल्कुल। जीवन देने वाली मिट्टी ही बिहार में विनाशकारी बाढ़ का कारण बनती है। ये नदी की ताकत का एक स्याह पहलू है। भारत में इतना लंबा सफर तय करने के बाद गंगा बांग्लादेश पहुंचती है, जहां उसका नाम पद्मा हो जाता है। जी, पद्मा। और वहां उसका मिलन होता है हमारी तीसरी बेटी ब्रह्मपुत्र से। और वो कोई साधारण मिलन नहीं है, वो दुनिया के सबसे बड़े नदी संगमों में से एक है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं। पद्मा और जमुना। जब पद्मा और जमुना मिलती है तो पानी का एक ऐसा अथाह सागर बनता है कि दूसरा किनारा देखना मुश्किल हो जाए। इस मिली हुई धारा को मेघना कहते हैं। और यही मेघना दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, सुंदरबन डेल्टा। जी, जिसका नाम वहां मिलने वाले सुंदरी पेड़ों पर पड़ा है, और ये रॉयल बंगाल टाइगर का घर भी है। क्या बात है। चलिए अब उस तीसरी सबसे जंगली और रहस्यमयी बेटी ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं। इसका जन्म भी मानसरोवर के पास ही होता है। हाँ, सिंधु की तरह ही। इसका स्रोत है चेमायुंगडुंग। जी, ये एक ऐसी नदी है जिसके कई चेहरे और कई नाम हैं। तिब्बत के सूखे ठंडे पठार पर जब ये पूरब की ओर बहती है तो इसका नाम होता है सांगपो, यानी शोधक। सांगपो। और भारत में घुसते ही इसका नाम बदल जाता है। बिल्कुल। और भारत में इसका प्रवेश बहुत ही नाटकीय है। नाटकीय कैसे? ये हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामछा बरवा के पास से गुजरती है, और ये कोई साधारण मोड़ नहीं है। ये दुनिया का सबसे गहरा गार्ज है। आप सोचिए, एक विशाल नदी एक 7,700 मीटर ऊंचे पहाड़ के बेस को चीरकर 180 डिग्री का यू टर्न ले रही है।
ये ग्रह पर होने वाली सबसे नाटकीय भौगोलिक घटनाओं में से एक है। जबरदस्त। और इसी मोड़ के बाद ये यांग्याप दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में दाखिल होती है। जी, जहां इसे दिहांग कहते हैं। देहांग। और यहाँ एक और दिलचस्प बदलाव होता है। तिब्बत में त्सांगपो एक शांत नदी है, उसमें पानी और गाद कम होती है। अच्छा। लेकिन जैसे ये अरुणाचल और असम में आती है, यहाँ की जबरदस्त मानसूनी बारिश इसे पानी से भर देती है। इसका आयतन और गाद की मात्रा अचानक कई गुना बढ़ जाती है और ये दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक बन जाती है। जी। असम के मैदानों में आकर ही इसे इसका सबसे प्रसिद्ध नाम ब्रह्मपुत्र मिलता है। मैंने इसकी एक सहायक नदी के बारे में पढ़ा, लोहित, जिसे खूनी नदी भी कहते हैं। ये नाम क्यों? इसकी वजह है उस इलाके की लाल मिट्टी। जब नदी में बाढ़ आती है तो ये पानी में घुलकर उसे लाल रंग दे देती है, जैसे खून का रंग हो। ओह, इसलिए? हाँ, इसीलिए इसे खूनी नदी का नाम मिला है। ब्रह्मपुत्र सिर्फ विनाश ही नहीं करती, कुछ निर्माण भी करती है। स्रोतों में माजुली द्वीप का जिक्र है। और ये कोई छोटा मोटा टापू नहीं है। माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा? जी, ये इतना बड़ा है कि इस पर पूरा एक जिला बसा है। गांव हैं, सड़कें हैं, खेत हैं, सब कुछ एक नदी के बीचों बीच। इसे भारत का पहला नदी द्वीप जिला भी घोषित किया गया है। ये कुदरत का एक अजूबा है। तो अगर हम इन तीनों बहनों की कहानी का सार निकालें तो कुछ दिलचस्प पैटर्न दिखते हैं। लंबाई में ब्रह्मपुत्र और सिंधु लगभग बराबर हैं। हाँ, 2900 और 2880 किलोमीटर, और गंगा 2525 किलोमीटर के साथ थोड़ी छोटी है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात इनका जन्म स्थान है। बिल्कुल, तीनों एक ही जगह मानसरोवर के आसपास से निकलती हैं, लेकिन फिर अपनी अपनी राह पकड़ लेती हैं। सिंधु पश्चिम की ओर अरब सागर में और गंगा ब्रह्मपुत्र पूरब की ओर बंगाल की खाड़ी में। जी। इन आंकड़ों से परे इनका असल महत्व क्या है? ये हमारी जिंदगी पर क्या असर डालती हैं? इनका असर हमारी कल्पना से भी ज्यादा बड़ा है। स्रोत बताते हैं कि कृषि के क्षेत्र में इन नदियों से बना उत्तरी मैदान भारत की 40% से ज्यादा आबादी का पेट भरता है। देश का अन्न भंडार। जी। ऊर्जा के क्षेत्र में इन पर बने टिहरी और भाखड़ा नांगल जैसे विशाल बांध हमारे घरों और उद्योगों को बिजली देते हैं। और संस्कृति तो इनसे पूरी तरह जुड़ी हुई है। बिल्कुल। ये सिर्फ नदियां नहीं, ये आस्था की धाराएं हैं। इनके किनारे तीर्थ हैं, कुंभ जैसे मेले लगते हैं और करोड़ों लोगों के जीवन के संस्कार पूरे होते हैं। यह हमारी सभ्यता की जीवन रेखाएं हैं। लेकिन इन जीवन रेखाओं पर आज कुछ संकट भी हैं। स्रोत साफ तौर पर प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के खतरों का जिक्र करते हैं। ग्लेशियर्स, जो इनका मूल स्रोत है, वो तेजी से पिघल रहे हैं। तो ये थी हिमालय की उन 3 महान बेटियों की कहानी, जो तिब्बत के पठार से जन्म लेती हैं, पहाड़ों को चीर कर रास्ता बनाती हैं, मैदानों को जीवन देती हैं और अंत में सागर में मिल जाती हैं। ये सिर्फ पानी का बहाव नहीं, ये इतिहास, संस्कृति और जीवन का प्रवाह है। बिल्कुल। और ये पूरी चर्चा एक बहुत विचारणीय प्रश्न को जन्म देती है। बताइए। हमने शुरू में कहा था कि ये नदियां सदाबहार हैं, क्योंकि ग्लेशियर्स इन्हें गर्मियों में भी पानी देते हैं। लेकिन जैसा कि हमने देखा, ये ग्लेशियर्स अब एक अभूतपूर्व गति से पिघल रहे हैं। हाँ, ये एक बड़ी चिंता का विषय है। तो सोचने वाली बात ये है, क्या इन जीवन रेखाओं का ये सदाबहार चरित्र भविष्य में एक चुनौती बन सकता है? अगर इन नदियों में गर्मियों में पानी कम होने लगे, तो ये उत्तर भारत की कृषि, अर्थव्यवस्था और करोड़ों लोगों के जीवन को कैसे बदल सकता है? रिया, चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल, हिमालयी नदियों की मुख्य विशेषता क्या है जिसके कारण इन्हें सदाबहार यानी पेरेनियल नदियां कहा जाता है? मुझे याद है, सही उत्तर है इन्हें वर्षा और ग्लेशियरों के पिघलने से दोनों से जल प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन बी। बिल्कुल सही। हिमालयी नदियां पूरे साल बहती हैं क्योंकि गर्मियों में बारिश न होने पर भी ग्लेशियर पिघलकर इन्हें पानी देते हैं। बाकी विकल्प जैसे ए, केवल वर्षा ऋतु में बहना, ये प्रायद्वीपी नदियों के लिए सही है, हिमालयी नदियों के लिए नहीं। मतलब ये नदियां हमेशा फ्लो में रहती हैं और बहुत कटाव करती हैं, वैलीज और गॉर्जेस बनाती हैं। तो ये नदियां रास्ता भी नहीं बदलती है ना? नहीं अमन, ध्यान दो, ये रास्ता भी बदलती हैं, जैसे कोसी नदी। सदाबहार नदियों का मेन सोर्स ग्लेशियर और वर्षा। ये नदियां पहाड़ों में क्या बनाती हैं? गहरी घाटियां और गॉर्ज। रास्ता बदलती हैं? हाँ, कभी कभी। किस श्रेणी में आती हैं? पूर्ववर्ती अपवाह। अगला सवाल रिया, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है?
मानसरोवर झील के पास बोखरचू ग्लेशियर यानी ऑप्शन सी। बिल्कुल सही। सिंधु नदी तिब्बत में सिंगी खंबन के नाम से भी जानी जाती है। ओह, मैं सोच रही थी गंगा का गंगोत्री ग्लेशियर था। हाँ, गंगा और यमुना अलग हैं। सिंधु सिर्फ भारत के लद्दाख से होकर बहती है। सिंधु को तिब्बत में क्या कहते हैं? सिंगी खंबन। भारत में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश? लद्दाख। गिरती है किस सागर में? अरब सागर। प्रमुख शहर किनारे? लेह, दाएं तट। तीसरा सवाल, 1960 के सिंधु जल समझौते के अनुसार भारत किन 3 नदियों का पूर्ण उपयोग कर सकता है? रावी, व्यास और सतलुज यानी ऑप्शन बी। बिल्कुल सही। भारत को पूर्वी नदियों पर पूरा अधिकार है। पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब का ज्यादातर पानी पाकिस्तान को मिला। मतलब भारत सिर्फ 20% पानी पश्चिमी नदियों से इस्तेमाल कर सकता है। समझौता कब हुआ? 19 सितंबर 1960। मध्यस्थता किसने की? विश्व बैंक। भारत की नदियां? रावी, व्यास, सतलुज। पाकिस्तान की नदियां? सिंधु, झेलम, चिनाब। चौथा सवाल, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब यानी ऑप्शन सी। सही। चिनाब हिमाचल प्रदेश में चंद्र और भागा की मिलन से बनती है। इसे चंद्रभागा भी कहते हैं। और झेलम, सतलुज अलग हैं, सही? हाँ रिया, झेलम श्रीनगर से बहती है और सतलुज तिब्बत से निकलती है। चिनाब का पुराना नाम? अस्किनी। किन धाराओं से बनी? चंद्र और भागा। हिमाचल में क्या कहते हैं? चंद्रभागा। झेलम का पुराना नाम? वितस्ता। और 5वां सवाल रिया, किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है और इसे गंगा कहा जाता है? देवप्रयाग यानी ऑप्शन डी। बिल्कुल सही। उत्तराखंड में जब अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं तभी इसे गंगा कहते हैं। मतलब पहले भागीरथी गंगोत्री से और अलकनंदा सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। माइंड मैप। गंगा का नाम गंगा कहाँ पड़ता है? देवप्रयाग। गंगोत्री से निकलती धारा? भागीरथी। सतोपंथ से? अलकनंदा। अलकनंदा किनारे प्रमुख धाम? बद्रीनाथ। रिया, अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है और इसकी लंबाई कितनी है? गंगा, 2525 किलोमीटर यानी ऑप्शन सी। बिल्कुल सही। यद्यपि सिंधु और ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई गंगा से अधिक है, लेकिन भारत में गंगा पूरी तरह बहने वाली सबसे लंबी नदी है। अरे, तो गोदावरी दक्षिण की सबसे लंबी है और गंगा राष्ट्रीय नदी है। हाँ रिया, गंगा को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। भारत की दूसरी लंबी नदी गोदावरी। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा। गंगा घोषित कब हुई? 2008 में। दक्षिण की लंबी नदी? गोदावरी। दक्षिण की पवित्र नदी? कावेरी। अगला सवाल रिया, यमुना गंगा से किस जगह मिलती है? प्रयागराज यानी ऑप्शन बी। बिल्कुल सही। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है और प्रयागराज में मिलती है। और इसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। ध्यान दो, हरिद्वार वो जगह नहीं है जहां यमुना मिलती है, वहां गंगा मैदान में प्रवेश करती है। यमुना का उद्गम? यमुनोत्री, बंदरपूंछ। प्रयागराज का पुराना नाम? इलाहाबाद। संगम में कौन सी 3 नदियां? गंगा, यमुना, सरस्वती विलुप्त। यमुना किनारे प्रसिद्ध स्मारक? ताजमहल। तीसरा सवाल, गंगा के बाएं तट की सहायक नदी कौन नहीं है? सोन यानी ऑप्शन डी। सही। सोन दाएं तट पर मिलती है। बाएं तट की प्रमुख नदियां गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। और कोसी को बिहार का शोक भी कहते हैं। दाएं तट की मुख्य नदियां यमुना और सोन। कोसी, बिहार का शोक। गोमती का उद्गम पीलीभीत, फुलहर झील से। गंगा की अंतिम सहायक महानंदा। अगला सवाल रिया, बांग्लादेश में प्रवेश के बाद गंगा का नाम क्या है? पद्मा यानी ऑप्शन बी। सही। पश्चिम बंगाल के फरक्का के बाद गंगा बांग्लादेश में पद्मा कहलाती है। और ब्रह्मपुत्र? जमुना। और जब पद्मा और जमुना मिलती है तो मेघना बनती है। गंगा का नाम बांग्लादेश में पद्मा। ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना। दोनों की संयुक्त धारा मेघना। मेघना गिरती है कहां? बंगाल की खाड़ी। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो यानी ऑप्शन बी। सही। तिब्बत में सांगपो मतलब शुद्ध करने वाली।
अरुणाचल में प्रवेश करते ही इसे देहांग कहते हैं। असम में नाम बदलकर ब्रह्मपुत्र पड़ता है। और लोहित इसकी एक सहायक नदी है। सांगपो का अर्थ शुद्ध करने वाली। अरुणाचल प्रवेश द्वार। यांग्याप दर्रा। असम में नाम ब्रह्मपुत्र। बांग्लादेश में जमुना। रिया, अगला सवाल, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करते समय किस पर्वत शिखर के पास एक तीखा यू टर्न लेती है? नामचा बरवा यानी ऑप्शन सी। बिल्कुल सही। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में हिमालय के समानांतर बहती है, लेकिन अरुणाचल की सीमा पर नामचा बरवा से टकराकर एक गहरा गार्ज बनाती है और भारत में प्रवेश करती है। तो बाकी पर्वत जैसे कंचनजंगा और नंदा देवी इससे अलग हैं। ब्रह्मपुत्र का यू टर्न कहाँ? नामजा बरवा। भारत में प्रवेश कौन सा दर्रा? यांग्याप दर्रा। दिशा? पूर्व से पश्चिम की ओर। चौड़ाई के कारण इसे क्या कहते हैं? नद, पुल्लिंग नदी। अगला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है और ये किस नदी पर है? माजुली, ब्रह्मपुत्र पर यानी ऑप्शन सी। बिल्कुल सही। माजुली असम में ब्रह्मपुत्र के बीच स्थित है और इसे भारत का पहला नदी द्वीप जिला भी घोषित किया गया। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? माजुली। किस राज्य में? असम। कौन सी नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र। क्या ये जिला भी है? हाँ। अगला सवाल, लोहित और दिबांग किसकी सहायक नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र यानी ऑप्शन सी। सही। दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, मानस और तीस्ता ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां हैं। और लोहित को खूनी नदी भी कहते हैं। लोहित के नाम? खूनी नदी। मानस वन्य जीव अभयारण्य किनके पास? मानस नदी। तीस्ता विवाद? भारत और बांग्लादेश। सुबनसिरी किसकी सहायक? ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी। अगला सवाल, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, उसका नाम क्या है? सुंदरवन डेल्टा यानी ऑप्शन ए। बिल्कुल सही। सुंदरवन डेल्टा बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से बनता है। यहाँ के सुंदरी वृक्षों के नाम पर इसका नाम पड़ा। और रॉयल बंगाल टाइगर का घर भी यही है। डेल्टा का नाम? सुंदरवन। सुंदरी क्या है? मैंग्रोव वृक्ष। प्रसिद्ध बाघ कौन सा? रॉयल बंगाल टाइगर। कहाँ स्थित? भारत और बांग्लादेश की सीमा। अगला सवाल, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी यानी ऑप्शन सी। सही। कोसी हिमालय से बहुत गाद लेकर आती है और मैदानी भाग में अपना रास्ता तेजी से बदलती है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं। दामोदर को पहले बंगाल का शोक कहा जाता था, लेकिन अब नियंत्रित है। बिहार का शोक क्यों? बाढ़ और रास्ता बदलने के कारण। उद्गम? तिब्बत, नेपाल, सप्तकोशी। बंगाल का शोक? दामोदर नदी। ओडिशा का शोक? महानदी। वाह रिया, अब हमने भारत और पड़ोसी देशों की सभी प्रमुख नदियों और विशेषताओं को पूरा कवर कर लिया। सच में बहुत क्लियर हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल SKM स्टडी पॉइंट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, उसका नाम क्या है?